Hello friends, now let's see the external aids to interpretation और construction. External aids का क्या मतलब है? External aids means जो एक्ट के बाहर है, एक्ट के अंदर से अपन नहीं देख रहे, एक्ट के बाहर, उस पर्टिकुलर एक्ट के बाहर. तो बाहर की चीजों से क्या हम इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं? अभी तक हमने क्या देखा? एक्ट के अंदर की चीजें, एक्ट के अंदर की डेफिनेशन हो गई, एक्ट के अंदर के एक्सप्लेनेशन हो गए, प्रोविजोस हो गए, फिर सेविंग क्लॉजेस हो गए. तो ये सब चीजें अभी तक हमने देखा. फिर अभी क्या देख रहे हैं हम? अभी हम देख रहे हैं एक्ट के बाहर की चीजें, एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन. क्या दिया है इसमें? सोसाइटी डज नॉट फंक्शन इन वॉइड. पहली चीज, अकेलेपन में आप नहीं रह सकते, खालीपन में नहीं रह सकते, पूरी सोसाइटी साथ में रहते हैं, सोसाइटी है. एवरीथिंग डज डन हैज इट्स रीजन, इट्स बैकग्राउंड. यानी कानून भी बनाया है तो देयर इज अ बैकग्राउंड. आपको याद होगा, पहली क्लास से मैं चिल्लाते आ रहा हूं, बताते आ रहा हूं कि हर कानून के पीछे एक रीजन होता है. इवन एक छोटा सा प्रोविजन के पीछे रीजन होता है. कोई अमेंडमेंट आ रहा तो रीजन होता है. ऐसे ही अमेंडमेंट कर देंगे क्या? तो नहीं. हर अमेंडमेंट के पीछे, कंपनीज एक्ट का अमेंडमेंट हो, इनकम टैक्स का अमेंडमेंट हो, जीएसटी का अमेंडमेंट हो, कस्टम्स का अमेंडमेंट हो, कोई भी अमेंडमेंट हो, उसके पीछे एक रीजन होता है. जब तक आप रीजन नहीं समझेंगे तो आपको अमेंडमेंट नहीं समझ में आता. वैसे ही कानून है. कानून भी अगर आपको रीजन नहीं समझा है तो कानून नहीं समझ सकता कि कानून लाया क्यों. और वही चीज है एक्सटर्नल एड. एक्ट में नहीं भी लिखा है तो आपको देखना है कि क्या परिस्थितियां थी. ठीक है, तो वही चीज हमको अभी देखना है. तो क्या दिया है? एवरीथिंग डन हैज इट्स रीजंस, इट्स बैकग्राउंड, द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग एट द टाइम, एंड सो ऑन. These factors apply to any enactment as well. These factors are of great help in interpreting or construing an act and have been given the convenient nomenclature of external aids to interpretation. Apart from the statute itself, there are many matters which may be taken into account. Factors are enumerated below. पहली चीज, हिस्टोरिकल सेटिंग. हिस्टोरिकल सेटिंग यानी क्या? तो वही हिस्ट्री, क्या चले आ रहा था, कस्टम्स, तौर तरीके, अभी तक क्या चलता था, दैट इज कॉल्ड एज हिस्ट्री. तो हिस्ट्री आप देखोगे कि क्या चल रहा था और उसके हिसाब से आप रूल्स यहाँ पे लगा सकते हैं. तो हिस्ट्री के हिसाब से भी समझ में आएगा. जैसे कोई एक्ट बना, तो वो एक्ट क्यों बना? क्या पुरानी चीजों को खत्म करने को बना या उसको कोई कानून में लाने के लिए बना? जैसे आपको याद होगा जब अपन ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट पढ़े, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने बताया था क्रॉसिंग ऑफ चेक. ये बाद में एक्ट में आया है, पहले तो ये कस्टम्स के थ्रू चालू हुआ था. तो क्रॉसिंग ऑफ चेक के जो सेक्शंस लिखे गए इन दी एक्ट, वो क्यों लिखे गए अमेंडमेंट के बाद? वो इसीलिए लिखे गए थे क्योंकि क्रॉसिंग ऑफ चेक को महत्व देना था. वो क्रॉसिंग ऑफ चेक को बैन करने के लिए नहीं लाए थे. क्रॉसिंग ऑफ चेक तो कस्टम से चालू हो गया था, लेकिन सरकार का एम ये नहीं है कि नहीं क्रॉसिंग ऑफ चेक नहीं होना चाहिए. वो तो क्रॉसिंग ऑफ चेक को वैलिड करने के लिए लाया गया था इन दी एक्ट. ठीक है, तो वही है कि हिस्ट्री, क्या चल रहा था और अभी जो एक्ट बनाया ये उसको खत्म करने को बनाया या उसको आगे बढ़ाने को बनाया, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. कई बार ऐसा होगा पुरानी चीज खत्म करने को बनाया, जैसे मैंने प्राइस कॉम्पिटिशन एक्ट में बताया था आपको कि गैम्बलिंग के नेचर की चीजें खत्म करने को बनाया. ठीक है, तो आपको वहां से समझ में आता है कि एक्ट बनाया क्यों. हिस्टोरिकल सेटिंग, व्हाट वाज द हिस्ट्री, इसके पहले क्या होता था, अभी तक क्या होता था, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. वो जब तक आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप ये नहीं जान सकते कि भाई आपके कानून का इंटरप्रिटेशन कैसा होना चाहिए. क्योंकि वो कानून क्यों बनाया गया, क्या उसको हटाने को बनाया या उसको वैलिड बनाने को बनाया, तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो देखते हैं अपन historical setting, the history of of the external circumstances which led to the enactment. तो which led to the enactment, जिसके कारण एक्ट बनाया गया in question is of much significance in construing any enactment. We have for this purpose to take help from all those external or historical facts which are necessary in the understanding and comprehension of the subject matter and the scope and object of the enactment. History in general, normal history, एंड पार्लियामेंट्री हिस्ट्री इन पर्टिकुलर. पार्लियामेंट्री हिस्ट्री यानी पार्लियामेंट कैसे चलता है, उसका कैसा तौर तरीका था, कैसे काम किया जाता था, वो भी देखा जाएगा. Ancient statutes, contemporary and other authentic work and writings all are relevant in interpreting and construing an act. So historical setting can be used as external aid for construction. We have also to consider whether the statute in question was intended to alter the law, क्या वो बदलने को लाया गया है, or to leave it where it stood before. जैसे बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था क्रॉसिंग ऑफ चेक. तो क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या है?
क्रॉसिंग ऑफ चेक चालू हुआ था बाय कस्टम्स, यूसेज ऑफ ट्रेड, लोग क्रॉस करके देते थे, बाद में उसको कानून में वैधता दी गई। ठीक है, तो कानून क्यों बनाया गया था? उसको वैलिड करने के लिए, टू कीप इट एज इट इज, लीव इट वेयर इट स्टूड। ठीक है, इनफैक्ट उसको कानूनी मान्यता देने के लिए। ठीक है, इट वॉज नॉट टू ऑल्टर, वो चेंज करने को नहीं लाया था कि नहीं नहीं ये क्रॉसिंग क्रॉसिंग कुछ नहीं, क्रॉसिंग को मान्यता देने के लिए लाया था। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि कस्टम से चला आ रहा है, हिस्टोरिकल सेटिंग कुछ थी और उसको वैलिड करने को लाया या उसको वॉइड करने को लाया, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसा है। फिर कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स एंड प्रीवियस लॉस। तो कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स एंड प्रीवियस लॉस का क्या मतलब है? जैसे कि बहुत सारे एक्ट में लिखा होता है, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट का जो लॉन्ग टाइटल है या प्रीएम्बल है उसमें क्या लिखा है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। तो ये एक्ट क्यों लाया गया था? जो अभी न्यू कंपनीज एक्ट है ये लाया गया है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू कंपनीज। तो कंसोलिडेट करना है, जोड़ना है और अमेंड करना है। क्यों कंसोलिडेट करना है? क्योंकि 1956 का जो एक्ट था उसमें सब चीजें नहीं थी, अमेंडमेंट किए 1988 2000 मेजर अमेंडमेंट्स वगैरह हुए ऐसे, और ये जो अमेंडमेंट्स हुए इसके बाद बहुत सारे अलग अलग एक्ट हो गए थे, कंपनीज एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, ऐसा। ये सबको कंसोलिडेट करो, जोड़ो, एंड टू अमेंड, और बदलाव भी लाओ। तो ये पिछले कानून को खत्म करने को नहीं लाया, उसको कंसोलिडेट करके जोड़ के अमेंड करने को लाया। इससे समझेगा आपको कि ये क्या 1956 के एक्ट को खत्म करने लाया था? आंसर इज नो। तो वो खत्म करने नहीं लाया था, वो उसको और अच्छा बनाने लाया गया था। ठीक है, तो इसीलिए पुराने एक्ट की कमियां खामियां क्या थी वो सब भी आपके काम आएगी ये एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। तो कंसोलिडेटिंग एक्ट, ठीक है, या प्रीवियस लॉ, पुराना कानून भी आप यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल है प्रमोटर, प्रमोटर की डेफिनेशन नहीं थी पुराने एक्ट में, तो नए एक्ट में लाई गई। ठीक है, तो आप पुराने एक्ट का वहां पे संदर्भ ले सकते हैं, उसका रेफरेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। The preamble to many statutes contains expressions such as an act to consolidate the previous law, etc. ठीक है, जैसे यही है कंपनीज एक्ट, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज। ठीक है, in such a case the court may stick to the presumption that it is not intended to alter the law। वो बदलने के लिए नहीं लाए थे, वो क्यों लाए थे? उनको जोड़ के उनको और अच्छा बनाने के लिए, अमेंड करने के लिए, उसको खत्म नहीं करना था, उसको और अच्छा बनाना था। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो पुराने लॉ से आप कोई चीज ले सकते हैं, पुराने लॉ को अगर बदलने को लाए थे तो पुराना लॉ आप यूज नहीं कर सकते फिर। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस लॉ यूज करना या नहीं कर रहा, इट विल डिपेंड कि ये नया लॉ जो बनाया ये क्यों लाया। तो कंपनीज एक्ट 2013 लाया 1956 के एक्ट को कंसोलिडेट करने और अमेंड करने के लिए, और इसीलिए ये बदलने को नहीं लाया था। इट वॉज नॉट टू ऑल्टर द लॉ। They may solve doubtful points in a statute with the aid of such presumption in intention, रिजेक्टिंग द लिटरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल आपको याद होगा, मैंने जब आपको कोरम पढ़ाया था, कोरम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भी कोरम आया है, कोरम का नया एक्ट में भी बताया गया है कि कोरम मौजूद होना चाहिए वगैरह वगैरह सब बताया है। ये एक्ट में क्या कहीं लिखा है ऐसा कि कोरम जो है वो फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए? आंसर इज नो, यहां कहीं नहीं लिखा है। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग हो रही है तो टीम्स वगैरह के थ्रू मीटिंग हो रही है, जूम के थ्रू मीटिंग हो रही है, तो क्या ऐसे केसेस में भी कोरम मौजूद होना चाहिए वहां? ये एक्ट में तो कुछ नहीं लिखा है, 2013 के एक्ट में कुछ नहीं लिखा। बट आपको याद होगा तो मैंने बताया था 1956 के एक्ट के तहत रूल्स में बताया गया था, रेगुलेशंस नोटिफिकेशंस ये सब निकाले गए थे, उसमें बताया गया था कि अगर मीटिंग भले ही ऑनलाइन होती है बट फिर भी फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है कोरम का। तो वहां पे होना चाहिए, भले ऑनलाइन 10 लोग होंगे लेकिन अगर कोरम मौजूद नहीं है फिजिकली तो ऐसे केसेस में कोई मीटिंग वैलिड नहीं रहेगी। तो ये क्यों हमने माना? क्योंकि पुराने लॉ में दिया था, नए लॉ में नहीं दिया है, 2013 के लॉ में नहीं दिया है, पुराने लॉ में लेकिन नोटिफिकेशंस वगैरह कुछ निकाले गए थे, तो दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ दिस लॉ एज वेल। ठीक है, अनलेस इट इज इनकंसिस्टेंट, अगर रिपग्नेंसी आ रही, कुछ गड़बड़ हो रही है तो फिर बात और है, नहीं तो दैट विल अप्लाई। ठीक है, तो वही चीज है कंसोलिडेटिंग लॉस एंड प्रीवियस लॉस। यूसेज, यूसेज है ना वही जो तौर तरीके चले आ रहे हैं वो भी आपके काम आएंगे। तो यूसेज इज ऑल्सो समटाइम्स टेकन इनटू कंसिडरेशन इन कॉन्स्टिट्यूइंग एन एक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें देखते हैं कि यूसेज के थ्रू बहुत सारी चीजें आई है, जो आप आलू खरीदने जा रहे हैं तो आप जाएंगे पैसे देंगे और आलू खरीद लेंगे,
ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, भले लिखा नहीं बोला नहीं बट ये चला आ रहा है तौर तरीके, तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट में आ चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये यूसेज क्या चल रहा था उसके ऊपर से डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप फिर से वो क्रॉसिंग ऑफ चेक वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं। The usage is also sometimes taken into consideration in construing an act. The acts done under the statute provide quite often the key to the statute itself. It is well known that where the meaning of the language in the statute is doubtful, अगर doubtful है, तो usage, how that language has been interpreted, अभी तक क्या चलता था, कैसे interpret करते थे, and acted upon over a period, long period, may determine its true meaning. It has been emphasized that when a legislative measure of doubtful meaning has for several years received an interpretation which has generally been accepted upon by the public, तो भले ही वो डाउटफुल था, गड़बड़ थी, लेकिन सब लोग वही मान रहे हैं, तो मान लिया जाएगा कि ये चीज सही थी। ठीक है, भले ही डाउटफुल है बट सब लोग वही करते हैं, तो मान लिया जाएगा दैट इज करेक्ट। ठीक है, जैसे समझो इनकम टैक्स एक्ट में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिखा है, तो सब लोग लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन एक प्रकार से करते हैं, तो लिखा है या एम्बिग्यूअस है लेकिन सब लोग एक प्रकार से इंटरप्रेट करते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में दैट इंटरप्रिटेशन विल प्रिवेल, क्योंकि यूसेज वो चला आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा है, अनलेस इट इज इनकंसिस्टेंट या रिपग्नेंसी है। तो वही चीज बताइए, तो अगर कोई पर्टिकुलर डाउटफुल मीनिंग है बट वो बहुत साल से, सेवरल ईयर से चला आ रहा है, received an interpretation which has generally been acted upon by the public, the court should be very unwilling to change that interpretation unless they see cogent reasons for doing so. ठीक है, तो कोई ठोस परिणाम, ठोस अगर रीजंस मिलते हैं तो ऐसे केसेस में उसके अपोजिट जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा है। फिर अर्लियर एंड लेटर एक्ट्स एंड एनालॉगस एक्ट। एनालॉगस का क्या मतलब होता है? एनालॉगस का मतलब होता है पेरीमेटेरिया, यानी एक जैसे, सीधा सीधा एक जैसे, एक ही चीज से डील करने के ऊपर दो एक्ट। ठीक है, जैसे कि आप बात कर सकते हैं इंडियन स्टैंप एक्ट और महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट, ये क्या हो गया? ये हो गया एनालॉगस एक्ट। भले ही दोनों अलग अलग टाइम पे बनाए गए, एक सेंट्रल एक्ट है एक स्टेट एक्ट है, बट बोथ आर एनालॉगस एक्ट। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एनालॉगस। तो ये बनाया गया था 1890 कुछ तो भी में, यानी 19th सेंचुरी में, और ये बाद में बना था, ये 1958 वगैरह ऐसा कभी आया था। ठीक है, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अर्लियर हो लेटर हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एनालॉगस है। दूसरा एनालॉगस का एग्जांपल आपको दे सकता हूं मैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो एक्ट है, दीज आर एनालॉगस। ठीक है, जैसे कि सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी, ये सब क्या है? ये सब एनालॉगस है। इवन एक्साइज भी गिन सकते हो आप इसमें, पुराना पुराना था अभी खत्म हो गया, तो आप सीजीएसटी और इवन एक्साइज भी देख सकते हो। तो सीजीएसटी एंड इवन एक्साइज, ये भले खत्म हो चुका है बट फिर भी आप ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वही दिया है, अर्लियर एंड लेटर एक्ट। तो अर्लियर एक्साइज, लेटर सीजीएसटी, तो ये भी यूज कर सकते हो। अगर इसमें कुछ अपोजिट नहीं है तो आप एक्साइज भी यूज कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सीजीएसटी। ठीक है, तो ऐसा है। तो एक्सपोजिशन ऑफ वन एक्ट बाय लैंग्वेज ऑफ अनदर, द जनरल प्रिंसिपल इज दैट where there are different statutes in perimeteria. perimeteria का क्या मतलब है? तो perimeteria means in an analogous case, यानी एक दूसरे की जगह यूज किए जा सकते हैं, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर चीज के ऊपर, दो मेड एट डिफरेंट टाइम्स, हो सकता है अलग अलग टाइम के, एक्साइज पुराना है, सीजीएसटी अभी का है, इंडियन स्टैंप एक्ट पुराना है, बॉम्बे स्टैंप एक्ट या महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट नया है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और इवन एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड एक्साइज एक्सपायर हो चुका, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड नॉट रेफरिंग टू ईच अदर, लिखा भी नहीं है सीजीएसटी में, नहीं लिखा है एक्साइज से आप लेके आओगे रूल, फिर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, दे शैल बी टेकन एंड कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर एज वन सिस्टम एंड एज एक्सप्लेनेटरी टू ईच अदर, कंपल्सरी है, दे शैल बी टेकन, आपको दोनों को साथ में पढ़ना है, पुराने इसके रूल्स आपको यूज करना है एट प्रेजेंट। ठीक है, if the two acts are to be read together, they then even part of each then every part of each act has to constitute as if contained in one composite act। तो composite act है, इसीलिए जब आप सीजीएसटी पढ़ते हैं, आप जब जीएसटी पढ़ते हैं, तो क्या आप जीएसटी में सिर्फ सीजीएसटी पढ़ते हैं? आंसर इज नो, आप आईजीएसटी भी पढ़ते हैं। तो सीजीएसटी आईजीएसटी दोनों पढ़ते हैं। एसजीएसटी इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि एसजीएसटी बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, जो सीजीएसटी है वही सब जगह का, एसजीएसटी भी वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट है। और एसजीएसटी एक्ट हर जगह के अपने अपने, आपको पता होगा कितने हैं,
31, 29 स्टेट्स, 2 यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर्स, ठीक है, तो ऐसा है। तो ऐसा आगे बढ़ते, बट इफ देर इज सम क्लियर डिस्क्रिपेंसी देन सच डिस्क्रिपेंसी में रेंडर इट नेसेसरी टू होल्ड द लेटर एक्ट। अगर गड़बड़ है तो लेटर एक्ट विल प्रिवेल। जैसे पुराने एक्साइज में कुछ और था, नए इसमें कुछ और है, तो ऐसे केसेस में फिर लेटर विल प्रिवेल, ठीक है। जैसे वैट था, पुराना वैट भी था, वैट भी आप इसमें ले सकते हैं, सीएसटी ले सकते हैं, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, महाराष्ट्र वैट था, एम वैट, तो ऐसे सब ये भी उठा सकते हैं आप। तो ये और ये अगर अपोजिट जा रहे हैं तो आप नया वाला ही मानोगे, सीधी बात है, ठीक है। तो वही चीज है, तो आसान शब्दों में आपको यहां दिया है। तो लेटर एक्ट को आपको मानना है फिर इन पॉइंट ऑफ टाइम, हैज मॉडिफाइड द अर्लियर वन, मान लिया जाएगा इट हैज मॉडिफाइड। However, this does not mean that every word of the later act is to be interpreted in the same way as in the earlier act, ठीक है, हर वर्ड वैसा यूज करो जरूरी नहीं। Where the later of the two acts provide that an earlier act should so far as consistent be construed as one with it, then an enactment in the later statute that nothing therein should include debentures was held to exclude debentures from earlier statute as well. Example है, एक मैं आसान एग्जांपल दे देता हूं, जैसे समझो ये एग्जांपल है, वास्तविकता से एकदम रिलेट नहीं हो रहा बट एग्जांपल है। समझो डिपॉजिट की डेफिनेशन पुराने एक्ट में कुछ नहीं बताई थी, पुराना जो कंपनीज एक्ट था 1956, उसमें ये नहीं लिखा था कि डिपॉजिट की डेफिनेशन थी, बट उसमें ये नहीं लिखा था कि डिपॉजिट में क्या नहीं आएगा, या दिया था बट एक पर्टिकुलर चीज नहीं दी थी। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 का जब एक्ट बना और उसके रूल्स बने, उसमें बोला कि डिपॉजिट्स विल नॉट इंक्लूड डिबेंचर्स। अब यहां पे ऐसा नहीं लिखा था 1956 के एक्ट में कि डिपॉजिट विल नॉट इंक्लूड डिबेंचर्स, बट यहां के एक्ट में लिखा है। तो ऐसे केसेस में ये वाला जो डेफिनेशन है ये यहां पे भी आप यूज करोगे कि डिपॉजिट्स विल नॉट इंक्लूड डिबेंचर्स, ठीक है। तो यही एग्जांपल यहां दिया है, वेयर द लेटर ऑफ द टू एक्ट्स, कंपनीज एक्ट 2013, provides that the earlier act should, so far as consistent, be construed as one with it, then an enactment in the later statute में बताया है that nothing therein should include debentures, that deposit shall not include debentures, was held to exclude the debentures from earlier statute as well. तो अब समझा होगा आपको, ठीक है। तो एग्जांपल्स के थ्रू समझो, तो ये सब एग्जांपल्स का खेल है, बड़ा आसान सा एक्ट है। ये सब सेकेंडरी जो ये सॉरी सेकेंडरी नहीं, एक्सटर्नल रूल्स वगैरह, इस पे ज्यादा कुछ आता नहीं, बट थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। फिर वेयर द सिंगल सेक्शन ऑफ वन एक्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इन अनदर स्टैट्यूट, कभी कभी ऐसा होता है कि सिंगल सेक्शन इनकॉर्पोरेट किया गया है इन अनदर स्टैट्यूट। जैसे समझो फॉर एग्जांपल कहीं पे एग्जांपल है, इसमें भी एकदम सूट हो जरूरी नहीं, फॉर एग्जांपल समझो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है इसमें बोल दिया है आपको प्रमोटर की डेफिनेशन उठा के लाना है एज मेंशन्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। अब कंपनीज एक्ट से प्रमोटर की डेफिनेशन लाना है, तो आप प्रमोटर की तो डेफिनेशन ला लोगे, लेकिन उसमें और भी कुछ वर्ड्स आते हैं। प्रमोटर की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हैं उसमें लिखा है प्रमोटर मींस एनी पर्सन नेम्ड एज सच इन द प्रॉस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड इन द एनुअल रिटर्न्स अंडर सेक्शन 92। अब यहां पे और वर्ड्स दिख रहे हैं आपको, प्रॉस्पेक्टस, एनुअल रिटर्न्स, फिर आगे लिखा रहेगा डायरेक्टर, वेदर एज डायरेक्टर और अदरवाइज हु कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। तो डायरेक्टर्स, ये सब वर्ड्स का क्या मीनिंग उठाओगे आप? ये सब वर्ड्स वहां क्या लिखा है इनकम टैक्स एक्ट में कि आप प्रमोटर वर्ड उठा के लाओगे कंपनीज एक्ट से, तो क्या ये वर्ड्स नहीं उठाओगे? तो ये भी उठाओगे, भले स्पेसिफिकली नहीं दिया है बट ये तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोस्पेक्टस का क्या मतलब है ये आपको उठाना ही पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रमोटर। तो वही लाइन वहां पे दी गई है। तो देखो क्या लिखा है, वेयर वन सिंगल एक्ट, वेयर वन सिंगल सेक्शन ऑफ वन एक्ट, तो एक एक्ट है कंपनीज एक्ट, उसका सिंगल सेक्शन बताया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 69 से एक्ट ए, तो अपन एक्ट ए के बदले अपन बोल देते हैं कंपनीज एक्ट इज इनकॉर्पोरेटेड इन अनदर स्टैट्यूट, इनकम टैक्स एक्ट, एक्ट बी, ठीक है। इट मस्ट बी रेड इन द सेंस इन विच इट बोर इन द ओरिजिनल एक्ट, तो इसका पूरा मीनिंग आप कैसा उठाओगे जैसा ओरिजिनल एक्ट में है, ठीक है। फ्रॉम विच इट इज टेकन कॉन्सिक्वेंटली इट वुड बी लेजिटिमेट टू रेफर टू ऑल द रेस्ट ऑफ द एक्ट ए, ऑल द रेस्ट ऑफ द एक्ट ए। तो क्या बोल दिया उसमें,
to refer all the rest of the Act A to ascertain what that section means, though one section only is incorporated in the new Act. ठीक है, तो सिर्फ एक सेक्शन इन्होंने रेफर किया था, बट आपको उसके लिए बाकी चीजें भी तो यूज करना पड़ेगा, तो बाकी चीजें भी आप वहां से यूज कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है। फिर सपोज द अर्लियर बायलॉ, तो बायलॉ है ना, तो वो बायलॉ नहीं, वो बायलॉ अलग होता है तो बायलॉ है ना, रूल्स रेगुलेशंस वगैरह, रूल्स लिमिटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ पर्सन पोजेसिंग सर्टेन क्वालिफिकेशन। समझो एक पुराना लॉ था, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एकदम वास्तविकता से संबंध नहीं, कंपनीज एक्ट 1956। समझो इसमें बोला गया था कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, एक एग्जांपल के लिए चेयरमैन ले लो, बोला गया था कि चेयरमैन का सीए होना जरूरी है। अब कंपनीज एक्ट 2013 आया, इसमें सिर्फ ये लिख दिया कि आप चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं और ही कैन बी एनी पर्सन। तो यहां पे सवाल ये आता है कि क्या ये जो एनालॉगस एक्ट था पुराना वाला, उससे ये मीनिंग निकाला जा सकता है कि यहां पे भी चेयरमैन जो है ये सीए होना चाहिए? आंसर इज यस। ठीक है, तो वही दिया है यहाँ पे, पढ़ के देखो। सपोज द अर्लियर बायलॉ लिमिटेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अ पर्सन possessed ऑफ सर्टेन क्वालिफिकेशंस। तो समझो बोला गया था कि चेयरमैन जो है वो सीए होना कंपलसरी है, एग्जाम्पल है। And the later bylaw authorizes the election of any person to be allowed as a chairman of the organization. In such a case, the later bylaw would be construed to harmonize and not to conflict. तो ये जो मीनिंग आप निकालने वाले हो, it should harmonize with this and not to conflict. ठीक है, and not to conflict with the earlier bylaw. The expression any person used in the later bylaw would be understood to mean any eligible person, means CA, who has the requisite qualification as provided in the earlier bylaw. Example है, ये एग्जाम्पल मैं अपने तरफ से दे रहा हूं आपको, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है कि चेयरमैन सीएच होना चाहिए, एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ठीक है, तो ऐसा है। तो ये भी है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, अगर इसके विपरीत लिखा होगा कि नहीं एनी पर्सन को अपॉइंट कर ही सकते हैं, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर एक्ट वगैरह, ऐसा कुछ भी लिखा है, तो ऐसे केसेस में फिर एनी पर्सन का मतलब फिर आप सीमित नहीं रखोगे विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ऐसा है। फिर अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन बाय द लेटर एक्ट, ये भी सिंपल है। तो नॉट ओनली मे द लेटर एक्ट बी कॉन्स्टिट्यूट इन द लाइट ऑफ द अर्लियर एक्ट, बट it sometimes furnishes a legislative interpretation of the earlier one if it is peri materia and if but only if the provisions of the earlier act are ambiguous. ठीक है, तो सिंपल वही है कि आप यूज करोगे earlier act explained by the later act। ठीक है, तो ऐसा है। where the earlier statute contained a negative provision, तो नेगेटिव प्रोविजन दिया गया था कि ये आप नहीं करोगे, और नए एक्ट में वो लिखना भूल गए, तो उसका ये मतलब नहीं आपको करने का अलाउ किया है। ठीक है, तो ये बोला है। तो वेयर द अर्लियर स्टैट्यूट कंटेन्ड अ नेगेटिव प्रोविजन बट द लेटर वन मियरली ओमिट्स, सिर्फ उसने ओमिट कर दिया, ओमिट है ना, नहीं वो नहीं, वो वोमिट होता है, ओमिट कर दिया, छोड़ दिया that negative provision, this cannot by itself have the result of substantive affirmation। तो उसका ये मतलब नहीं कि अब आप वो कर सकते हो। ठीक है, पुराने एक्ट में लिखा था चोरी नहीं करना, नए एक्ट में लिखना भूल गए, उसका ये मतलब नहीं चोरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, एग्जाम्पल है। In such a situation, it would be necessary to see how the law would have stood without the original provision and the terms in which the repealed sections are reenacted। तो आपको ध्यान रखना है पूरी चीजें, फिर आप इंटरप्रिटेशन करोगे। The general rules and forms framed under the act enacted that which enacted that they should have the same force as if they have been included in it may also be referred to for the purpose of interpretation of the act। मीन्स वही है, जो जनरल रूल्स वगैरह है वो सब भी आप रूल यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल वही आप यूज कर सकते हैं अपना कोरम वाला एग्जाम्पल भी यहाँ काम आ जाएगा। तो ये भी एक सिंपल सा पॉइंट है। रेफरेंसेस टू रिपील्ड एक्ट, तो रिपील्ड एक्ट के रेफरेंसेस आप यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो वेयर अ पार्ट ऑफ एन एक्ट हैज बीन रिपील्ड इट लूजेस इट्स ऑपरेटिव फोर्स, नेवरदीलेस इसके बावजूद such a repealed part of an act may still be taken into account for considering the unrepealed part। this is so because it is a part of history of the new act। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया रिपील हो गया 1956, तो रिपील ही हो गया, फिर भी आप उसके रूल्स यूज कर सकते हैं। जैसे इवन आप यहाँ पे ऊपर वाले पॉइंट पे आप और भी एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं, जैसे सॉल्मन वर्सेस सॉल्मन वगैरह के केसेस हो गए, तो वो पुराने एक्ट में हुए हैं बट वो भी यूज कर सकते हैं, भले वो यहाँ के लॉ में भी नहीं हुए, वो तो
तो वो भारत के लॉ में नहीं है तो भी यूज कर सकते, वो भी हम देखेंगे फॉरेन के लॉ यूज कर सकते कि नहीं कर सकते। तो एक एक लाइन में देखना है अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसीलिए मैं भी थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ। डिक्शनरी डेफिनेशंस, डिक्शनरी डेफिनेशंस यूज कर सकते हैं क्या? आंसर इज यस, लेकिन जब तक कि आपको उस पर्टिकुलर एक्ट में डेफिनेशन दी है तो आप वही यूज करोगे। अगर उस पर्टिकुलर एक्ट में डेफिनेशंस नहीं मिलती है तो आप डिक्शनरी डेफिनेशंस भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो है, फर्स्ट वी हैव टू रेफर टू द एक्ट इन क्वेश्चन टू फाइंड आउट if any particular word or expression is defined in it, where we find that the word is not defined in the act itself, तो ऐसे cases में we may refer to dictionary definition to find out the general sense in which that word is commonly understood. However, in selecting one out of the several meanings of the word, we must always take into consideration the context in which it is used. तो किसके साथ आ रहा है वो word, उससे वो depend करेगा। ठीक है, it is the fundamental rule that the meaning of the words and expressions used in an act must take color from the context in which they appear. कौन सी चीज के साथ वो word use किया है उस हिसाब से उसका meaning निकाला जाएगा। Further, judicial decisions laying down the meaning of a word in constituting the statute in pari materia will have greater weightage than the meaning furnished by dictionaries. तो कोई और एक्ट में, जैसे समझो अभी सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट है लेकिन पुराना एक्ट था, समझो फॉर एग्जांपल एक सर्विस टैक्स, समझो सर्विस टैक्स का लॉ था पुराना। अब सर्विस टैक्स के लॉ में कोई डिसीजन आ चुका था तो आप वो डिसीजन वाला मीनिंग यहाँ लगाओगे, फिर आप डिक्शनरी डेफिनेशन पे नहीं जाओगे। ठीक है, तो कोई भी पर्टिकुलर मीनिंग हो सकता है। सेल्स टैक्स एक्ट में बोला था पुराने इसमें कि बीटल लीफ, बीटल लीफ का क्या मीनिंग है, तो आप बीटल लीफ का नॉर्मल मतलब निकालोगे पान का पत्ता, पान का बीड़ा। ठीक है, तो वो मीनिंग आप यहाँ पे लगाओगे। वो क्यों बोला है? क्योंकि पुराने एक्ट में ऐसा केस हो चुका था। ठीक है, फिर आप यहाँ पे बॉटनिकल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग में नहीं जाओगे, जो पुराने कोर्ट ने बोल चुका है वो मीनिंग आप लगा दोगे। ठीक है, तो ऐसा है। फिर however the technical terms reference may be made to technical dictionary, वही सेम है। बॉटनिकल अगर कोई आप एडवोकेट्स एक्ट पढ़ रहे हैं, डॉक्टर्स एक्ट पढ़ रहे हैं, तो फिर आप डॉक्टर्स एक्ट में डॉक्टर्स की जो टर्मिनोलॉजी है उनकी डिक्शनरी यूज करोगे। यूज ऑफ फॉरेन डेफिनेशंस, क्या फॉरेन डेफिनेशंस यूज कर सकते हैं? आंसर इज, जनरल आंसर है कि आप तब यूज करोगे फॉरेन डेफिनेशंस वगैरह, सॉरी डिसीजंस वगैरह, जब आपका और उनका ज्यूरिस्प्रूडेंस सेम है, न्यायपालिका सेम है, एक ही प्रकार के लॉ वहां पे भी चलते हैं। जैसे इंग्लैंड वगैरह के लॉ है वो और अपने यहाँ के लॉ वो एक जैसे है, तो अपन वो मान लेंगे। चाइना वाइना के लॉ अपन जनरली नहीं देखेंगे, तो अपन कभी भी आपको ऐसा देखने को मिला चाइनीज वगैरह के लॉ है तो नहीं, आपको ऐसे देखने नहीं मिलेगा, बहुत कम केसेस में देखने मिल सकता है। ठीक है, तो इंग्लैंड के लॉ आप बेस बना सकते हैं। सॉलमन वर्सेस सॉलमन आप पढ़ोगे, क्यों पढ़ोगे? क्योंकि हमारा और उनका जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है एक प्रकार का है। तो जब ज्यूरिस्प्रूडेंस यानी न्यायपालिका एक प्रकार की है, एक प्रकार के कानून है, तो वहां पे चल जाता है। लेकिन एक प्रकार के कानून नहीं है तो नहीं चलेगा, यूएई के कानून आप नहीं देखते। ठीक है, तो ऐसा है। फॉरेन डिसीजंस ऑफ कंट्रीज फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, सेम प्रकार की न्यायपालिका एज अवर्स and given on laws similar to ours can be legitimately used for construing our own acts. However, first importance is always to be given to the language of the Indian statute. Further, where guidance can be obtained from Indian decisions, तो ऐसे केस में आप फिर फॉरेन डिसीजंस को यूज नहीं करोगे। सिंपल है। तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल एड्स टू इंटरप्रिटेशन भी कंप्लीट होता है। एक आखिरी रूल है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। ये सिंपल वर्ड में अगर आप देखो तो वही चीजें, वही रूल्स यहाँ पे भी लगते हैं जो एक एक्ट में लगते हैं। सिर्फ एक छोटा सा फर्क दिखेगा आपको। एक्ट में मैंने आपको बताया था कि जहां तक पॉसिबल हो हार्मोनाइज करो, यहां भी सेम रूल लगेगा, लिटरल इंटरप्रिटेशन पहले यूज करो, फिर पॉसिबल है तो हार्मोनाइज करो। ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ, रीड आप कर लोगे, बिल्कुल सिमिलर है क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। तो ये सब जो अपन ने ऊपर रूल्स पढ़ चुके हैं, जितने भी आप प्राइमरी इंटरप्रिटेशन के रूल्स बोलो, सेकेंडरी पढ़ो, इंटरनल एड, एक्सटर्नल एड, ये सब वाले रूल्स यहाँ पे भी लगेंगे। ठीक है, तो जैसे पर्टिकुलर कोई चीज डिफाइन की है एक डीड में, तो वो डीड में उस डेफिनेशन को यूज करो, ये सब चीजें यहाँ पे भी लगेगी। और अगर कहीं गड़बड़ है, एक जगह कुछ और दिख रहा है, दूसरी जगह कुछ और दिख रहा है, तो एज फार एज पॉसिबल आप दोनों को ऐसा मीनिंग निकालोगे कि दोनों हार्मोनाइज करे। ठीक है, फिर लेकिन अगर हार्मोनी नहीं हो सकती है तो क्या करते हो आप? अगर नहीं निकाल पा रहे आप मीनिंग, तो ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं, एक एक्ट पहले का था और दूसरा एक्ट बाद का था, तो अगर हार्मोनी नहीं हो रही है तो आप ये वाला मानोगे। वैसे ही एक सेक्शन पहले लिखा था, दूसरा सेक्शन बाद में आ रहा है, सेक्शन नंबर 6 में कुछ लिखा है, उसके अपोजिट में लिखा है सेक्शन नंबर 90 में, तो आप क्या मानोगे? बाद वाला सेक्शन। ठीक है, ये मैंने बोला था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। लेकिन रूल बदलेगा जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स करोगे।
वहां पे आप क्या करोगे, जब डीड्स की बात हो रही है तो डीड्स के केस में आप जो डीड में पहला प्रोविजन आया वो आप यूज करोगे। अगर आप सीधा सीधा इसको लॉजिक से भी सोचो तो ये सही है। क्यों? क्योंकि आप जब डीड बनाते हैं तो डीड में ऐसा नहीं होता, एक्ट जैसा नहीं बनाते। आप क्या करते हैं, आप लोग आपस में बैठते हैं, सब पॉइंट डिसाइड कर लेते हैं। जाहिर सी बात है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पहले आपके ध्यान में आए होंगे, तो जो पहले आया है वो इंपॉर्टेंट माना जाता है और उसको सही माना जाता है, जो बाद में आया है उसको सही नहीं माना जाता। ठीक है, तो इसमें वही सेम चीज है। तो यहाँ दिया है देखो, बाकी सब आप पढ़ोगे सेम है। यहाँ देखो दिया है, इट में ऑल्सो हैपन दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर क्लॉजेस ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट. An effort must be made to resolve the conflict by interpreting the clauses so that all the clauses are given effect to. If, however, it is not possible to give effect to all of them, then it is the earlier clause that will override the later one. Earlier को आप follow करोगे, ठीक है। वो बाकी जगह एक्ट में क्या होता है, बाद वाला, सेक्शंस में क्या होता है, बाद वाला, डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स में पहला वाला। ठीक है, तो ऐसा है। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर भी समाप्त होता है। इसके बाद जो अर्ली बर्ड बैच है उनका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। उनको फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, बट वैसे अब डाउट बचा नहीं होगा। मैं आपको पहले ही दिन वादा करता हूँ, जिस दिन आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा। जो भी मैंने पढ़ाया वो पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। कुछ चीजें मैं बोल चुका था आगे आएगी, वो आगे आ चुकी है। अब ये सब चीजें कंप्लीट हो चुकी है। तो अर्ली बर्ड बैच जिन्होंने ज्वाइन किए थे उन लोग का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अब जो आगे बचा हुआ है, जो अर्ली बर्ड नहीं है, जो लेट बर्ड है जो बाद में ज्वाइन किए, उन लोगों के लिए आगे मैं लेक्चर्स दूंगा। जो लेक्चर्स है वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वाले लेक्चर्स ही मैं आपको दे रहा हूँ अभी, क्योंकि आप लोगों का टाइम भी बराबर सूट नहीं हो रहा है। कई बार मैंने डिस्कशन किया हूँ, कई बच्चों से मेरी बात हुई है, वार्तालाप हुई है कि मैं कई बार कोशिश किया हूँ कि लाइव जाएंगे अपन, बट वो पॉसिबल नहीं हो रहा है क्योंकि कई स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा बैकलॉग चल रहा है। इवन कल के दिन मेरे को फोन आया एक का कि सर मेरा बहुत पुराना, मैंने 24 तारीख से भी अभी तक के नहीं देखी हूँ। तो ऐसे इतना बैकलॉग है तो अपन लाइव जाने का पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए मैं जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वही आपको देने वाला हूँ। बट फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बैंक्स वगैरह आपके पास है। सिर्फ हाँ ये फर्क रहेगा कि मेरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो अभी के बैच का है, पिछले बैच का, तो उसमें फर्क ये रहेगा कि मेरे जो क्वेश्चन बैंक है उसमें अलग नहीं किया था। तो जब मैं क्वेश्चंस लूंगा तो क्वेश्चन बैंक आपको अलग से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक भी मैंने आपको दिया हो, तो उसमें कैसा है, उसमें कंसेप्ट है और कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चंस दिए हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, जब आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन बैंक अलग मिलेगी आपको, तो क्वेश्चन बैंक भी साथ साथ में आप करते जाओगे। ठीक है, तो अर्ली बर्ड वाले अब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ रिवाइज करना है। तो अभी जो टाइम बच रहा है आपके पास, आपका टैक्सेशन भी कंप्लीट हो गया और लॉ भी कंप्लीट हो गया है। तो दोनों चीज कंप्लीट होने के कारण जो टाइम बच रहा है, अब आपको इसका फायदा जरूर दिख रहा होगा कि आपने जल्दी लगा लिए थे क्लास। आपको बहुत बेनिफिट दिखेगा। इनफैक्ट उस दिन हमारा ग्रुप है जो व्हाट्सएप वगैरह का, उसमें भी डिस्कशन चल रहा था कि सर बहुत अच्छा हुआ कि हमने अर्ली बर्ड बैच ज्वाइन कर लिए थे, क्योंकि बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आए, कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने तो एकदम रो दिए टाइप के हो गया, ऐसा भी हुआ था तो ऐसा है। तो कुछ कुछ डायरेक्ट डायरेक्ट भी मेरे से बात की है, तो है ऐसे बच्चे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बच्चों को खुद को पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो खैर, तो बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों को उसका फायदा भी दिख रहा है, अर्ली बर्ड का भी और यहाँ पे भी। डायग्राम्स वगैरह सब चीजें जो भी अपन ने देखे, एग्जाम्पल्स, खासतौर पे ये दो इंटरप्रिटेशन वाले जो एक्ट्स है, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जो है, तो ये एक्ट नहीं है बट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के रूल्स है। इसमें मैंने इतने एग्जाम्पल्स दिए हूँ आपको, एग्जाम्पल से ही चीजें आपको समझ में आएगी। ठीक है, इसके बाद भी कोई अगर आपको डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आप मेरा जैसे टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हूँ, तो आप उस पर भी ज्वाइन हो जाएं। तो उसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्योंकि क्या होता है ग्रुप्स वगैरह में, व्हाट्सएप में इतने सारे ग्रुप्स हो जाते हैं कि अपडेट्स वगैरह प्रॉपर भेजना नहीं होता। तो इसलिए जो टेलीग्राम चैनल है उसके लिंक आपको दिख रही है, हर वीडियो में ही लगभग डली है, तो आप उसको ज्वाइन कर लें तो आपको उसमें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी मैं इंस्टा वगैरह पे भी रेगुलर ऐसा कुछ ना कुछ स्टोरीज वगैरह पे पोस्ट करते रहता हूँ। एमसीक्यूज वगैरह भी, जो मेरा एमई वाला एक पेज है, मर्क्यूरस ईडीयू का एक पेज है, उस पे मैं एमसीक्यूज जो है वो स्टोरी में चलते रहते हैं, उसमें आप आंसर्स कर सकते हैं। तो आप चाहें तो वहां पे भी आंसर्स वगैरह, एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी, रोज का एक आध एमसीक्यू मिल रहा है तो ये सब चीजें आपके बहुत हेल्प करने वाली है। और भी कुछ ऐसा अगर बेटर वे में हम आपको सर्व कर सकते हैं तो आप ऐसा बता सकते हैं। आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि सर ऐसा हो जाए तो बढ़िया हो जाए, तो हम लोग उस पर भी इम्प्रूवमेंट करने पे थोड़ा
चर्चा कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो आपको कोई भी हेल्प लगती है तो आप हमेशा हमसे पूछ सकते हैं। तो अर्ली बर्ड वाले, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो। अब यहीं तक था हमारा साथ। तो अपना साथ वैसे हो गया, एक्चुअल में हो गया। अब आप सेकंड ग्रुप वगैरह करोगे और डायरेक्टली एग्जाम की तैयारी। तो अभी से आप रेगुलर पढ़ते रहो। इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपको डाउट है तो नहीं पूछ सकते। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप मेरे वीडियोस अभी भी कंटिन्यू देख सकते हैं। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट था जो अर्ली बर्ड वालों को मिला, कि अगर पहले का भूल चुके हैं तो फिर से आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। और जो बाकी है लेट बर्ड्स वाले, तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो लोग नॉर्मल जो पढ़ाई चालू है उस प्रकार से चलने दो। ठीक है। अपना बराबर टाइम पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और अगले लेक्चर्स वेट करते रहिए, देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। ठीक है। और रेगुलर आपको जैसे पता नहीं लगता है कई बार, तो ये भी ध्यान रखो, एक और पॉइंट बता ही देता हूँ कि सब्सक्राइब तो आप लोगों ने किए हैं ज्यादातर लोगों ने, लेकिन वो जो बेल आइकॉन है वो एक्चुअल में हिट कर दो। उससे आपको जैसे जैसे मैं डाल रहा हूँ तो तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। तो ये एक्चुअल में करके आप नोटिफिकेशन, क्योंकि आपकी क्लासेस कई बार ऐसा होता है, कुछ स्टूडेंट थे, सर मेरे को लिंक नहीं आ रही, तो मैंने बोल दिया लिंक की अब जरूरत ही नहीं है, आपको पूरा प्लेलिस्ट बना के दे दिया है, उसमें आपको वीडियोस मिल रहे हैं, तो लिंक की क्या आवश्यकता है। तो मैं जैसे वीडियो डाल रहा हूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलो, थैंक यू।